तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आईपीएल 2026 का ऑक्शन खत्म हो चुका है और इस ऑक्शन ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि आज की आईपीएल में अगर आप अनकैप्ड हो लेकिन घरेलू क्रिकेट में रन बना रहे हो, मुश्ताक अली खेल रहे हो या फिर गेंद से मैच जिता रहे हो, तो फ्रेंचाइजियां आपको भविष्य नहीं बल्कि तुरंत असर डालने वाला खिलाड़ी मान रही हैं। इस बार करीब 60 करोड़ रुपए सिर्फ अनकैप्ड खिलाड़ियों पर खर्च होना ये इशारा है कि टीमों की सोच बदल रही है। अब सवाल ये नहीं है कि किसने ज्यादा पैसा खर्च किया, सवाल ये है कि किसने सही जगह खर्च किया। और आज इसी नजरिए से हम एक एक टीम को खोलेंगे। तारीफ भी होगी, आलोचना भी होगी और जहां गलती दिखेगी वहां खुलकर बात होगी। अगर हमारा ये ऑक्शन एनालिसिस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं सीधा एनालिसिस में। सबसे पहले बात है हमारी और आपकी फेवरेट एसआरके की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की। जैसा कि आप सभी को पता है, कोलकाता इस ऑक्शन में सबसे बड़े पर्स के साथ आई थी और ईमानदारी से कहूं तो ये उन कुछ टीमों में से है जिनका प्लान ऑक्शन टेबल पर साफ दिख रहा था। कैमरून ग्रीन, मथीशा पथिराना और मुस्तफिजुर, 3 खिलाड़ियों पर लगभग पूरा पर्स खर्च करना ये दिखाता है कि कोलकाता ने क्वांटिटी नहीं इम्पैक्ट चुना है। कैमरून ग्रीन को लेना सीधा सीधा आंद्रे रसल के भविष्य का प्लान है, लेकिन फर्क ये है कि ग्रीन आपको ऊपर बल्लेबाजी की फ्लेक्सिबिलिटी देता है और जरूरत पड़े तो 4 ओवर भी। हालांकि यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ग्रीन उस रोल में फिट बैठते हैं जहाँ रसल सालों से खेलते आए हैं या फिर उन्हें अलग रोल देना पड़ेगा। गेंदबाजी की बात करें तो कोलकाता शायद इस सीजन सबसे बैलेंस्ड बॉलिंग यूनिट लेकर उतरेगी। नई गेंद से वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा, बीच में वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण और डेथ में पथिलाना या मुस्तफिजुर। 20 ओवर पूरे करना इस टीम के लिए कोई चिंता नहीं, लेकिन बल्लेबाजी में सबसे बड़ा सवाल रोमन पावल पर रहेगा। अगर वो फिनिशर के तौर पर नहीं चले तो ये टीम मैच बंद करना स्ट्रगल कर सकती है। कुल मिलाकर कोलकाता एक टाइटल कंटेंडर है, लेकिन कंडीशन ये है कि मिडिल ऑर्डर प्रेशर हैंडल करे। अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। चेन्नई का ऑप्शन इस बार पहचान में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये वही टीम है जो सालों से एक्सपीरियंस पर भरोसा करती आई है। लेकिन इस बार सबसे बड़े दांव अनकैप्ड खिलाड़ियों पर लगाए। प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा 14 करोड़ से ऊपर, ये चेन्नई के इतिहास में रेयर है। यहाँ सोच साफ है कि धोनी के बाद की चेन्नई अभी से बननी शुरू हो चुकी है, लेकिन रिस्क भी उतना ही बड़ा है, क्योंकि आईपीएल में इतना पैसा देकर सीधा प्रेशर डाल देना हर खिलाड़ी संभाल नहीं पाता। पॉजिटिव बात यह है कि ये खिलाड़ी चेन्नई जैसे एनवायरनमेंट में जा रहे हैं जहाँ रोल क्लैरिटी और पेशेंस मिलता है। अगर ये दोनों क्लिक करते हैं तो चेन्नई को अगले 5-6 साल का कोर मिल सकता है। लेकिन अगर शुरुआती सीजन में फेल हुए तो ये इन्वेस्टमेंट सवालों में आएगा। गेंदबाजी में नूर अहमद और नाथन एलिस इस टीम की जान होंगे। कुल मिलाकर सीएसके सेफ नहीं खेल रही, लेकिन स्मार्ट गैम्बल खेल रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये टीम प्लेऑफ कंटेंडर तो है, लेकिन कंसिस्टेंसी पर निर्भर होना पड़ेगा। अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली का ऑक्शन शायद सबसे बैलेंस्ड ऑक्शन रहा। डेविड मिलर और बेन डकेट जैसे खिलाड़ी जिस प्राइस पर मिले वो सीधा सीधा स्टील है। पिछले सीजन दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या टॉप ऑर्डर इंस्टेबिलिटी थी। इस बार टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों में डेप्थ दिखाई देती है। अक्षर पटेल का रोल फिर से क्रूशल होगा, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर रूल में उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत काम आती है। गेंदबाजी में स्टार्क, कुलदीप और मुकेश तीनों अलग अलग फेजेस में असर डाल सकते हैं। एक रिस्क जरूर है कि मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुआ तो कौन संभालेगा, लेकिन ओवरऑल दिल्ली एक स्ट्रॉन्ग प्लेऑफ टीम दिखती है जिसमें बैलेंस है और टाइटल जीतने का दम भी। अब बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। बेंगलुरु को इस ऑक्शन में ज्यादा कुछ बदलने की जरूरत नहीं थी, बल्कि सिर्फ मजबूत करने की जरूरत थी और उन्होंने वही किया। वेंकटेश अय्यर का आना सीधा सीधा टॉप ऑर्डर में लेफ्ट राइट बैलेंस देता है और गेंदबाजी के बैकअप्स इस बार बहुत हद तक बेहतर हैं, जो पिछले सीजन की कमजोरी रही है। लेकिन एक बात साफ है, आरसीबी अब भी कोहली, पाटीदार, मैक्सिमम रन्स पर टिकी है। अगर ये 3 चले तो टीम अनस्टॉपेबल है, नहीं चले तो फिर वही पुरानी कहानी। लेकिन फिर भी ये टीम टाइटल डिफेंस के लिए पूरी तरह तैयार दिखती है। अब बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की। हैदराबाद ने अपनी पहचान साफ रखी है और वो पहचान है कि हम बैटिंग से मैच जीतेंगे। लिविंगस्टोन का आना इस फिलॉसफी को और मजबूत करता है, लेकिन गेंदबाजी में मोहम्मद शमी की कमी पूरी तरह कवर होती नहीं दिखती। युवा गेंदबाजों पर भरोसा तो है, लेकिन आईपीएल प्रेशर हर किसी को टेस्ट करता है। अगर बैटिंग क्लिक करती है तो ये टीम किसी को भी उड़ा सकती है, लेकिन अगर बॉलिंग फेल हुई तो भारी हारें भी मिलेंगी। अब बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की। लखनऊ का कोर अब भी बैटिंग हैवी है। वनिंदु हसरंगा और नॉर्किया का कम कीमत में मिलना ये एक स्मार्ट बाय की ओर इशारा करता है, लेकिन बिगेस्ट मिस फिर से फिनिशर का है। पंत, पूरन, मार्श ये टॉप ऑर्डर आपको मैच में लाएगा, लेकिन आखिरी 5 ओवर कौन बंद करेगा ये अब भी क्लियर नहीं। प्लेऑफ फाइट टीम जरूर है, लेकिन बैलेंस मिसिंग है। अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान ने अपनी स्पिन बॉलिंग को अचानक एलीट बना दिया है। जडेजा और बिश्नोई अगर एक साथ खेलते हैं तो मिडिल ओवर्स में रन रोकना आसान नहीं। बैटिंग में यशस्वी और वैभव फ्यूचर के पिलर्स हैं, लेकिन फास्ट बॉलिंग बैकअप्स अब भी चिंता का विषय है। अगर आर्चर फिट रहा तो ये टीम डेंजरस है। अब बात करते हैं गुजरात टाइटंस की। गुजरात इस ऑक्शन में सबसे सेफ खेलती नजर आई है। बटलर, गिल, सुदर्शन इनके होने से टॉप ऑर्डर बहुत मजबूत दिखता है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में कॉन्फिडेंस की कमी अब भी देखने को मिलती है और जेसन होल्डर का रोल भी क्लियर नहीं लगता। बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिनिशिंग थोड़ी वीक। ये टीम बैलेंस तो है, लेकिन स्कैरी टीम नहीं। अब बात करते हैं पंजाब किंग्स की। पंजाब ने फाइनली डायरेक्शन दिखाई है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी टीम को स्टेबिलिटी देती है। मिडिल ऑर्डर में ऑप्शंस हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी अब भी एक सवाल है। बॉलिंग अटैक स्ट्रॉन्ग दिखता है। अगर माइंडसेट बदला तो ये टीम सरप्राइज भी दे सकती है।
अब आते हैं मुंबई इंडियंस पर। मुंबई ने वही किया जो मुंबई करती है, कम में बड़ा काम। क्विंटन डिकॉक का बेस प्राइस में मिलना लग्जरी साइन है। टॉप ऑर्डर स्टैक्ड है, बॉलिंग एलीट है। ये टीम कागज पर भी और मैदान पर भी सबसे कंप्लीट लगती है। तो दोस्तों, आईपीएल 2026 में जो मेरी क्लियर फेवरेट टीम्स हैं वो है मुंबई, कोलकाता और नॉट वन ऑफ देम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। बाकी टीमें प्लेऑफ्स के लिए लड़ेंगी। लेकिन मित्रों, ये आईपीएल है, यहाँ पेपर पर स्ट्रांग होना जीत की गारंटी नहीं देता, गारंटी देता है ऑन ग्राउंड रिजल्ट। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से सबसे बैलेंस टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस सीजन होगी टाइटल विनर। एक परफेक्ट ऑक्शन, एक परफेक्ट सीजन, परफेक्ट रिटेंशन के बाद आरसीबी तैयार है अगले सीजन की एक शुभ शुरुआत करने को। आईपीएल 2026 का ऑक्शन खत्म हो गया है और आरसीबी ने 8 नए प्लेयर्स साइन किए हैं, जिसमें अपने एग्जिस्टिंग स्टार्टिंग 11 और स्क्वाड डेप्थ पर काम किया गया है। इस वीडियो में हम हर एक प्लेयर के ऊपर इन डिटेल बात करेंगे और मैं बताऊंगा कि मेरा इस स्क्वाड को लेकर ओवरऑल असेसमेंट क्या है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आरसीबी में वो कौन सा प्लेयर है जिसको आरसीबी का न्यू एबी डिविलियर्स भी बोला जाने लगा है, जिसके शॉट्स में दिखता है एबीडी जैसा फिनिश। क्या एबीडी की कमी पूरी कर पाएगा ये प्लेयर? ये जानेंगे इस वीडियो में। बट बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। चलिए पहले बात करते हैं आखिर क्यों आरसीबी फिर से टाइटल डिफेंड करने के लिए रेडी लग रही है। उसके बाद बात करेंगे उस प्लेयर की जिसमें दिखती है एबीडी की झलक। आरसीबी उन चुनिंदा टीम्स में से एक थी जो इस ऑक्शन में सिर्फ अपनी बेंच को इंप्रूव करने की इंटेंशन से आई थी। लास्ट ईयर हर एक प्लेयर ने कंट्रीब्यूट करके आरसीबी को हमारा पहला आईपीएल जितवाया था। अच्छी बात यह है कि हमारा पूरा स्क्वाड अभी फॉर्म में है। जितेश शर्मा इंडिया के लिए अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, विराट कोहली कमाल की फॉर्म में है, देवदत्त पडिक्कल रन्स बना रहे हैं, रजत पाटीदार भी धीरे धीरे दोबारा फॉर्म में आने लगे हैं और आरसीबी के हीरो टिम डेविड फिलहाल अपनी लाइफ की सबसे बेहतरीन फॉर्म में है। इस साल के रिटेंशंस में आरसीबी ने अपने पूरे कोर को रिटेन कर लिया था। रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट में बड़े नाम थे लियम लिविंगस्टोन और साउथ अफ्रीका के लुंगी निगीडी। उसके अलावा मयंक अग्रवाल जो देवदत्त पडिक्कल के इंजरी रिप्लेसमेंट के रूप में आए थे, और बैकअप प्लेयर्स में रिलीज हुए थे स्वस्तिक चिकारा, मोहित राठी और मनोज भंडागे। अब इन 6 प्लेयर्स की जगह आरसीबी ने 8 नए प्लेयर्स साइन किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है मध्य प्रदेश के वेंकटेश अय्यर। आईपीएल ऑक्शन वाले दिन इन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पंजाब के अगेंस्ट 43 बॉल्स में 70 रन बनाए थे। इसके अलावा लास्ट ऑक्शन में भी आरसीबी ने इनके लिए 23 करोड़ तक बिड किया था। केकेआर के विनिंग सीजन में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। प्लेऑफ्स में 2 मैचेस में 250 रन मार्क को क्रॉस करके टीम को जीत दिलवाई थी। ये कैप्टन रजत पाटीदार के काफी अच्छे दोस्त भी हैं और एमपी के लिए उन्हीं की लीडरशिप के अंडर खेलते हैं। ये पार्ट टाइम मीडियम पेस बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग ऑर्डर में ओपनिंग से लेकर नंबर 7 तक कहीं भी बैटिंग कर सकते हैं। ऑक्शन से पिक होने वाले सभी प्लेयर्स में ये एकमात्र ऐसे प्लेयर होंगे जो हर मैच में स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन रिप्लेस करने के लिए आरसीबी के पास सिर्फ एक स्पॉट है, जो है नंबर 3 पे देवदत्त पडिक्कल का स्पॉट। और मौजूदा फॉर्म को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि नंबर 3 के स्पॉट के लिए देवदत्त पडिक्कल और वेंकटेश अय्यर के बीच काफी ज्यादा कंपटीशन होने वाला है। आरसीबी की सेकंड बड़ी बाय में आते हैं लुंगी निगीडी के स्ट्रेट रिप्लेसमेंट न्यूजीलैंड के जेकब डफी। ये एक स्विंग बॉलर है जो पावर प्ले में स्विंग और डेथ ओवर्स में अपनी वेरिएशंस पर रिलाई करते हैं। जॉश हेजलवुड की तरह ये भी कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ पर बॉलिंग करते हैं। पिछले 22 टी20 मैचेस में इन्होंने 42 विकेट्स लिए हैं और फिलहाल वरुण चक्रवर्ती के बाद दुनिया के नंबर 2 रैंक्ड टी20 बॉलर है। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में भी इनकी परफॉर्मेंसेस काफी अच्छी रही हैं। जॉश हेजलवुड की एज और घटती फिटनेस को ध्यान में रखते हुए ये उनके लिए एक सॉलिड बैकअप ऑप्शन रहेंगे। लेकिन उस बैकअप पोजीशन के लिए भी इन्हें श्रीलंका के नुवान तुषारा से कम्पीट करना पड़ेगा, जिन्होंने पिछले साल मिले एक मौके को काफी अच्छे से भुनाया था। तीसरा नाम है मंगेश यादव। मध्य प्रदेश के सिर्फ 23 साल के ऑलराउंडर हैं। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग भी करते हैं और लोअर ऑर्डर में फिनिशर भी बन सकते हैं। इन्हें पिछले साल के स्क्वाड में मनोज भंडागे से रिप्लेस किया गया था, जो एक सिमिलर प्रोफाइल के प्लेयर थे। इस साल खेली गई एमपी टी20 लीग में इन्होंने 6 मैचेस में 14 विकेट्स निकाले और 200+ स्ट्राइक रेट से 60 रन बनाए। मंगेश एमपी टी20 लीग के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें एमपी की स्टेट टीम में खेलने का मौका भी मिला, जहां पहली बार बैटिंग करते हुए मंगेश ने 12 बॉल्स पर नॉट आउट 28 रन बनाए। ये एक लेफ्ट आर्म पेसर है, तो यश दयाल के बैकअप के रूप में इन्हें देखा जा सकता है। लेकिन उस बैकअप पोजीशन के लिए भी उन्हें यंगस्टर्स रासिक सलाम और अभिनंदन सिंह के साथ कम्पीट करना पड़ेगा। अगला नाम है विकी ओस्टवॉल। इन्हें मैंने दिल्ली कैपिटल्स के स्क्वाड में भी देखा था और इस साल महाराष्ट्र प्रीमियर लीग को कवर करते हुए मैंने इनके मैचेस लाइव कवर किए थे। ये एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है जो इकोनॉमिकल बॉलिंग करते हैं और किसी भी पोजीशन पर बैटिंग कर सकते हैं। इनकी एज सिर्फ 23 इयर्स है और इन्होंने महाराष्ट्र के रणजी टीम में अपनी जगह परमानेंट कर ली है। 2022 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में इन्होंने 6 मैचेस में 12 विकेट्स निकाले थे, सिर्फ 3.6 की इकोनॉमी से। इस साल रणजी ट्रॉफी में पंजाब के अगेंस्ट इन्होंने 26 रन पर 6 विकेट्स निकाले थे और महाराष्ट्र प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर में ओपनिंग करते हुए इन्होंने 74 रन बनाए थे। ये एक लेफ्ट आर्म पेसर है, तो यश दयाल के बैकअप के रूप में इन्हें देखा जा सकता है। लेकिन उस बैकअप पोजीशन के लिए भी उन्हें यंगस्टर्स रासिक सलाम और अभिनंदन सिंह के साथ कम्पीट करना पड़ेगा।
अब आते हैं आरसीबी के फ्रिंज प्लेयर्स की तरफ। यहाँ आरसीबी के पास 3 यंगस्टर्स हैं, सात्विक देसवाल, विहान मल्होत्रा और कनिष्क चौहान। सबसे पहले बात करते हैं सात्विक देसवाल की। ये 18 इयर्स के प्लेयर हैं, पौंडीचेरी से आते हैं। विकी ओस्टवाल की तरह लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं और बैटिंग भी कर सकते हैं। ये पिछले 2 साल से आरसीबी के नेट बॉलर रहे हैं और जिस तरह स्वप्निल सिंह को आरसीबी ने नेट बॉलर से रेगुलर प्लेयर बनाया था, उसी तरह सात्विक देसवाल की बॉलिंग से इंप्रेस होकर आरसीबी ने उन्हें 30 लाख में टीम का हिस्सा बना लिया। अगला नाम है कनिष्क चौहान। 19 इयर्स के स्पिनर हैं, राजस्थान से आते हैं। ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं और फिलहाल इंडिया अंडर 19 टीम का हिस्सा है। बॉलिंग के साथ साथ ये इंडिया अंडर 19 टीम के लिए नंबर 7 पर बैटिंग करते हैं और काफी हैंडी बैट्समैन है। और आखिरी नाम है इंडिया अंडर 19 टीम के मेंबर विहान मल्होत्रा। अंडर 19 टीम के लिए ये आयुष मात्रे और वैभव सूर्यवंशी के बाद नंबर 3 पर बैटिंग करते हैं और काफी इंप्रेसिव इनिंग्स खेल चुके हैं। सिर्फ 18 इयर्स के हैं और 16 इयर्स की एज से पंजाब T20 लीग खेल रहे हैं, जहां एक डिसेंट एवरेज मेंटेन कर रहे हैं। इन तीनों प्लेयर्स को आरसीबी की प्लेइंग 11 में मौका मिलना मोस्ट लाइकली नहीं है, लेकिन ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आरसीबी कैसे इन प्लेयर्स को ग्रूम करती है। चलिए अब बात करते हैं उस प्लेयर की जिसमें दिखती है एबीडी की झलक, और वो प्लेयर है जॉर्डन कॉक्स। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि एबीडी जैसा कोई नहीं और जॉर्डन कॉक्स में एबीडी जैसी बैटिंग नहीं है, बट रुकिए, वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं आपका ओपिनियन जरूर चेंज होता दिखेगा। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ हाइप नहीं करेंगे, हम फैक्ट्स की बात करेंगे, नंबर्स की बात करेंगे, इनिंग्स बाय इनिंग्स ब्रेकडाउन करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जॉर्डन कॉक्स में ऐसा क्या है जो उसे बाकी यंग बैट्समैन से अलग बनाता है। इंग्लैंड के जॉर्डन कॉक्स, जो लियम लिविंगस्टोन को रिप्लेस करेंगे, सिर्फ 25 इयर्स के प्लेयर हैं और एक विकेट कीपर बैट्समैन हैं और दुनिया के बेस्ट फील्डर्स में से एक हैं। कॉक्स का जन्म 30 अक्टूबर 2000 को हुआ था और बहुत कम एज में इन्होंने काउंटी क्रिकेट में इंपैक्ट डालना शुरू कर दिया था। केंट काउंटी क्रिकेट क्लब के लिए खेलते हुए जॉर्डन कॉक्स ने यह दिखाया कि वो सिर्फ टेक्निक वाला बैट्समैन नहीं है, बल्कि मॉडर्न T20 माइंडसेट के साथ खेलने वाला प्लेयर है। राइट हैंड बैटर, अग्रेसिव नेचर इनकी बैटिंग में क्लियरली दिखता है और इसी अग्रेशन के लिए हम एबीडी को जानते थे। जॉर्डन कॉक्स ने जो T20 ब्लास्ट में किया वो इंग्लैंड के डोमेस्टिक सर्किट में सबसे अलग था। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर 154 नॉट आउट, सिर्फ 60 बॉल्स के आसपास, स्ट्राइक रेट 250 प्लस। ये कोई फ्लैट पिच वाली इनिंग्स नहीं थी, ये इनिंग्स थी प्रेशर के खिलाफ। इनकी बैटिंग में देखने को मिलता है 360 डिग्री शॉर्ट रेंज, कवर ड्राइव, स्कूप, रिवर्स स्वीप, इनसाइड आउट लॉफ्ट, सब कुछ एकदम कंट्रोल में दिखता है। कॉक्स का बैट लैग फ्री है, एग्जैक्टली एबीडी की तरह। कॉक्स ट्रेडिशनल स्टांस से अनकन्वेंशनल शॉट्स खेलता है, फील्ड सेट होने के बाद भी गैप निकाल लेता है। बॉलर का नाम हो, रेप्यूटेशन हो, स्टार्क हो या राशिद टाइप बॉलर, कॉक्स के इंटेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर प्ले के बाद भी कॉक्स का स्ट्राइक रेट गिरता हुआ नहीं दिखता और एबीडी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी यही थी। इस साल के द 100 में ये मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे। 9 मैचेस में 367 रन्स, 61.2 की एवरेज, 173 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा फिलहाल यूएई में चल रहे IL T20 में 5 मैचेस में 41 की एवरेज और 136 के स्ट्राइक रेट से 163 रन्स बना चुके हैं। ये एक अनऑर्थोडॉक्स प्लेयर है। इन्होंने बार बार ये दिखाया है कि अर्ली विकेट गिरने पर ये पैनिक नहीं होते। फील्ड स्प्रेड होते ही गैप हंटिंग की काबिलियत इनकी बैटिंग में दिखती है और सबसे बड़ी बात, लास्ट ओवर्स में काम फिनिशिंग करते हुए भी हमने इन्हें देखा है। ये फिल सॉल्ट, टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड के बैकअप पोजीशन के लिए इंग्लैंड के एक और स्टार बॉय जेकब बेथल से कम्पीट करेंगे। जेकब बेथल ने पिछले साल सीएसके के अगेंस्ट 50 मारकर आरसीबी को जीत दिलवाई थी। ये दोनों प्लेयर्स सब्स्टिट्यूट फील्डर्स के रूप में आरसीबी के फील्डिंग स्टैंडर्ड्स को आसमान तक ले जा सकते हैं। लेकिन जॉर्डन कॉक्स परफेक्ट नहीं है, इनकी भी कुछ वीकनेसेस है। शुरुआत में शॉर्ट पिच्ड बॉलिंग के खिलाफ कॉक्स थोड़े अनकंफर्टेबल दिखते हैं। एक्सप्लोसिव इनिंग्स के बीच लो स्कोर इनिंग्स भी कॉक्स की तरफ से आई हैं, लेकिन ये वीकनेसेस फिक्सेबल है और इस स्क्वाड को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि आरसीबी की टीम एक्सीलेंट से परफेक्शन की तरफ बढ़ रही है। टीम अपने कोर को रिटेन कर रही है, इंडियन कोर को स्ट्रांग बना रही है और सुपरस्टार प्लेयर्स पर प्रेशर कम कर रही है। ये था मेरा आरसीबी स्क्वाड का रिव्यू और वो प्लेयर जिसमें दिखती है एबीडी की झलक, जॉर्डन कॉक्स। आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आईपीएल 2026 का ऑक्शन खत्म हो चुका है और इस ऑक्शन ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि आज की आईपीएल में अगर आप अनकैप्ड हो लेकिन घरेलू क्रिकेट में रन बना रहे हो, मुश्ताक अली खेल रहे हो या फिर गेंद से मैच जिता रहे हो, तो फ्रेंचाइजियां आपको भविष्य नहीं बल्कि तुरंत असर डालने वाला खिलाड़ी मान रही हैं। इस बार करीब 60 करोड़ रुपए सिर्फ अनकैप्ड खिलाड़ियों पर खर्च होना ये इशारा है कि टीमों की सोच बदल रही है। अब सवाल ये नहीं है कि किसने ज्यादा पैसा खर्च किया, सवाल ये है कि किसने सही जगह खर्च किया। और आज इसी नजरिए से हम एक एक टीम को खोलेंगे। तारीफ भी होगी, आलोचना भी होगी और जहां गलती दिखेगी वहां खुलकर बात होगी। अगर हमारा ये ऑक्शन एनालिसिस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं सीधा एनालिसिस में।
सबसे पहले बात है हमारी और आपकी फेवरेट SRK की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की। जैसा कि आप सभी को पता है, कोलकाता इस ऑक्शन में सबसे बड़े पर्स के साथ आई थी और ईमानदारी से कहूं तो ये उन कुछ टीमों में से है जिनका प्लान ऑक्शन टेबल पर साफ दिख रहा था। कैमरून ग्रीन, मथीशा पथिराना और मुस्तफिजुर, 3 खिलाड़ियों पर लगभग पूरा पर्स खर्च करना ये दिखाता है कि कोलकाता ने क्वांटिटी नहीं, इम्पैक्ट चुना है। कैमरून ग्रीन को लेना सीधा सीधा आंद्रे रसल के भविष्य का प्लान है, लेकिन फर्क ये है कि ग्रीन आपको ऊपर बल्लेबाजी की फ्लेक्सिबिलिटी देता है और जरूरत पड़े तो 4 ओवर भी। हालांकि यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ग्रीन उस रोल में फिट बैठते हैं जहाँ रसल सालों से खेलते आए हैं, या फिर उन्हें अलग रोल देना पड़ेगा। गेंदबाजी की बात करें तो कोलकाता शायद इस सीजन सबसे बैलेंस्ड बॉलिंग यूनिट लेकर उतरेगी। नई गेंद से वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा, बीच में वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण, और डेथ में पथिलाना या मुस्तफिजुर। 20 ओवर पूरे करना इस टीम के लिए कोई चिंता नहीं, लेकिन बल्लेबाजी में सबसे बड़ा सवाल रोमन पावल पर रहेगा। अगर वो फिनिशर के तौर पर नहीं चले तो ये टीम मैच बंद करना स्ट्रगल कर सकती है। कुल मिलाकर कोलकाता एक टाइटल कंटेंडर है, लेकिन कंडीशन ये है कि मिडिल ऑर्डर प्रेशर हैंडल करे। अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। चेन्नई का ऑप्शन इस बार पहचान में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये वही टीम है जो सालों से एक्सपीरियंस पर भरोसा करती आई है। लेकिन इस बार सबसे बड़े दांव अनकैप्ड खिलाड़ियों पर लगाए। प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा 14 करोड़ से ऊपर, ये चेन्नई के इतिहास में रेयर है। यहाँ सोच साफ है कि धोनी के बाद की चेन्नई अभी से बननी शुरू हो चुकी है, लेकिन रिस्क भी उतना ही बड़ा है, क्योंकि IPL में इतना पैसा देकर सीधा प्रेशर डाल देना हर खिलाड़ी संभाल नहीं पाता। पॉजिटिव बात यह है कि ये खिलाड़ी चेन्नई जैसे एनवायरनमेंट में जा रहे हैं जहां रोल क्लैरिटी और पेशेंस मिलता है। अगर ये दोनों क्लिक करते हैं तो चेन्नई को अगले 5-6 साल का कोर मिल सकता है। लेकिन अगर शुरुआती सीजन में फेल हुए तो ये इन्वेस्टमेंट सवालों में आएगा। गेंदबाजी में नूर अहमद और नाथन एलिस इस टीम की जान होंगे। कुल मिलाकर CSK सेफ नहीं खेल रही, लेकिन स्मार्ट गैम्बल खेल रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये टीम प्लेऑफ कंटेंडर तो है, लेकिन कंसिस्टेंसी पर निर्भर होना पड़ेगा। अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली का ऑक्शन शायद सबसे बैलेंस्ड ऑक्शन रहा। डेविड मिलर और बेन डकेट जैसे खिलाड़ी जिस प्राइस पर मिले वो सीधा सीधा स्टील है। पिछले सीजन दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या टॉप ऑर्डर इंस्टेबिलिटी थी। इस बार टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों में डेप्थ दिखाई देती है। अक्षर पटेल का रोल फिर से क्रूशल होगा, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर रूल में उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत काम आती है। गेंदबाजी में स्टार्क, कुलदीप और मुकेश तीनों अलग अलग फेजेस में असर डाल सकते हैं। एक रिस्क जरूर है कि मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुआ तो कौन संभालेगा, लेकिन ओवरऑल दिल्ली एक स्ट्रॉन्ग प्लेऑफ टीम दिखती है, जिसमें बैलेंस है और टाइटल जीतने का दम भी। अब बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। बेंगलुरु को इस ऑक्शन में ज्यादा कुछ बदलने की जरूरत नहीं थी, बल्कि सिर्फ मजबूत करने की जरूरत थी, और उन्होंने वही किया। वेंकटेश अय्यर का आना सीधा सीधा टॉप ऑर्डर में लेफ्ट राइट बैलेंस देता है, और गेंदबाजी के बैकअप्स इस बार बहुत हद तक बेहतर हैं, जो पिछले सीजन की कमजोरी रही है। लेकिन एक बात साफ है, RCB अब भी कोहली, पाटीदार, मैक्सिमम रन्स पर टिकी है। अगर ये 3 चले तो टीम अनस्टॉपेबल है, नहीं चले तो फिर वही पुरानी कहानी। लेकिन फिर भी ये टीम टाइटल डिफेंस के लिए पूरी तरह तैयार दिखती है। अब बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की। हैदराबाद ने अपनी पहचान साफ रखी है, और वो पहचान है कि हम बैटिंग से मैच जीतेंगे। लिविंगस्टोन का आना इस फिलॉसफी को और मजबूत करता है, लेकिन गेंदबाजी में मोहम्मद शमी की कमी पूरी तरह कवर होती नहीं दिखती। युवा गेंदबाजों पर भरोसा तो है, लेकिन IPL प्रेशर हर किसी को टेस्ट करता है। अगर बैटिंग क्लिक करती है तो ये टीम किसी को भी उड़ा सकती है, लेकिन अगर बॉलिंग फेल हुई तो भारी हारें भी मिलेंगी। अब बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की। लखनऊ का कोर अब भी बैटिंग हैवी है। वनिंदु हसरंगा और नॉर्किया का कम कीमत में मिलना ये एक स्मार्ट बाय की ओर इशारा करता है, लेकिन बिगेस्ट मिस फिर से फिनिशर का है। पंत, पूरन, मार्श ये टॉप ऑर्डर आपको मैच में लाएगा, लेकिन आखिरी 5 ओवर कौन बंद करेगा ये अब भी क्लियर नहीं। प्लेऑफ फाइट टीम जरूर है, लेकिन बैलेंस मिसिंग है। अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान ने अपनी स्पिन बॉलिंग को अचानक एलीट बना दिया है। जडेजा और बिश्नोई अगर एक साथ खेलते हैं तो मिडिल ओवर्स में रन रोकना आसान नहीं। बैटिंग में यशस्वी और वैभव फ्यूचर के पिलर्स हैं, लेकिन फास्ट बॉलिंग बैकअप्स अब भी चिंता का विषय है। अगर आर्चर फिट रहा तो ये टीम डेंजरस है। अब बात करते हैं गुजरात टाइटंस की। गुजरात इस ऑक्शन में सबसे सेफ खेलती नजर आई है।
बटलर, गिल, सुदर्शन, इनके होने से टॉप ऑर्डर बहुत मजबूत दिखता है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में कॉन्फिडेंस की कमी अब भी देखने को मिलती है और जेसन होल्डर का रोल भी क्लियर नहीं लगता। बॉलिंग स्ट्रांग है लेकिन फिनिशिंग थोड़ी वीक। ये टीम बैलेंस तो है लेकिन स्कैरी टीम नहीं। अब बात करते हैं पंजाब किंग्स की। पंजाब ने फाइनली डायरेक्शन दिखाई है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी टीम को स्टेबिलिटी देती है। मिडिल ऑर्डर में ऑप्शंस हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी अब भी एक सवाल है। बॉलिंग अटैक स्ट्रांग दिखता है। अगर माइंडसेट बदला तो ये टीम सरप्राइज भी दे सकती है। अब आते हैं मुंबई इंडियंस पर। मुंबई ने वही किया जो मुंबई करती है, कम में बड़ा काम। क्विंटन डिकॉक का बेस प्राइस में मिलना लग्जरी साइन है। टॉप ऑर्डर स्टैक्ड है, बॉलिंग एलीट है। ये टीम कागज पर भी और मैदान पर भी सबसे कंप्लीट लगती है। तो दोस्तों, आईपीएल 2026 में जो मेरी क्लियर फेवरेट टीम्स हैं वो है मुंबई, कोलकाता और नॉट वन ऑफ देम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। बाकी टीमें प्लेऑफ्स के लिए लड़ेंगी। लेकिन मित्रों, ये आईपीएल है। यहाँ पेपर पर स्ट्रांग होना जीत की गारंटी नहीं देता, गारंटी देता है ऑन ग्राउंड रिजल्ट। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से सबसे बैलेंस टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस सीजन होगी टाइटल विनर।